आज हम पढ़ा रहे हैं पाठ्य पुस्तक। टॉपिक नंबर पाठ्य पुस्तक है, यानी कि पूरा टॉपिक है ये पाठ्य पुस्तक के अलावा अन्य पाठ्य वस्तु को पढ़ना और समझना। आज हम लेसन 2 शुरू कर रहे हैं। 4th सेमेस्टर वालों, आज 17 तारीख हो गई है। आज इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम बता रहे हैं अखबार एवं पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग। पाठ्य वस्तु के अलावा अन्य पाठ्य वस्तु में समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का विशेष महत्व होता है। अखबार दैनिक समाचार पत्र को कहा जाता है। इसमें प्रतिदिन होने वाली सामाजिक, राष्ट्रीय, भौगोलिक आदि प्रकार की खबरें प्रकाशित होती हैं, जिन्हें प्रतिदिन ही वितरित कर दिया जाता है। समाचार पत्र के माध्यम से शिक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों पर अनेक समसामयिक लेखों का प्रकाशन होता रहता है। विद्यार्थियों के लिए ये लेख बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भाषा के शिक्षण में समाचार पत्रों का अत्यंत महत्व होता है। कहा जाता है कि किसी को कोई भी भाषा सीखनी हो तो उसे उस भाषा का अखबार जरूर पढ़ना एवं समझना चाहिए। अतः अखबार आदि का पठन एक विद्यार्थी को नियमित करना चाहिए। समाचार पत्रों से सामान्य ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। प्रतिदिन की घटनाओं से अपने आप को अप टू डेट बनाए रखने का कार्य समाचार पत्र बखूबी करने में समर्थ है। अखबार का ऐसा चस्का होता है कि इसकी आदत सी बन जाती है। समाचार पत्रों में कुछ निश्चित स्तंभ होते हैं, जैसे राजनीतिक पृष्ठ, सामाजिक पृष्ठ, शैक्षिक पृष्ठ, बिजनेस पृष्ठ, खेलकूद पृष्ठ आदि। इसके अलावा कुछ अन्य स्तंभ भी होते हैं, जैसे संपादकीय, लेख, आलेख, समसामयिक चर्चाएं आदि। अखबार में जहां एक ओर ज्ञान का खजाना होता है, वहीं दूसरी ओर देश, समाज और राष्ट्र की समसामयिक स्थिति का पता भी लगता है। अखबार न केवल विद्यार्थी के लिए अपितु व्यापारियों, खिलाड़ियों, अभिनेताओं, शिक्षकों आदि सभी के लिए उपयोगी होता है। अखबार में व्यापारियों को अनेक क्रय और विक्रय संबंधी मूल्य वृद्धि और मूल्य ह्रास का ज्ञान होता है, और अनेक अभिनेता और अभिनेत्रियों के बारे में अनेक नूतन जानकारियां प्रकाशित होती रहती हैं। खेल के महत्वपूर्ण समाचार भी प्रकाशित होते हैं, और ऋतु के अनुसार स्वास्थ्य चर्चा के लघु लेख भी छपते हैं, तो उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अध्यापक को अपने शिष्यों को अखबार की विभिन्न महत्वपूर्ण कटिंग को यथोचित साज सज्जा के साथ कक्षा में ले जाकर विद्यार्थियों को दिखानी चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में अखबार के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सके। प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ अखबार की ज्ञानवर्धन बातों को प्रतिदिन पढ़ना एवं समझना चाहिए। पत्र पत्रिकाएं के बारे में बता रहे हैं हम। पत्र पत्रिकाएं आज अनेक प्रकार की धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक, मानवीय तथा ज्ञानपरक विविध पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन पूरे भारतवर्ष में अनेक स्थानों से एक साथ हो रहा है। पुस्तकालय अथवा बाल पुस्तकालय में इन पत्र पत्रिकाओं को अवश्य मंगवाकर छात्रों को इन्हें पढ़ने एवं समझने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। पत्र पत्रिकाओं से ज्ञानवर्धन के साथ साथ अभिवृत्ति निर्माण में भी सहायता मिलती है। बालकों में सकारात्मक अभिवृत्ति निर्माण करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। पत्र पत्रिकाओं में अनेक ज्ञान और विज्ञान के लेख और रोचक जानकारियाँ दी जाती हैं, जो कि छात्र के ज्ञानवर्धन हेतु अपितु पाठ्यक्रम के ज्ञान को भी स्पष्ट करती हैं। पत्र पत्रिकाओं के प्रयोग हेतु अनमोल निर्देश। पत्र पत्रिकाओं के लिए मात्र पुस्तकालय बना देना और उसमें धनराशि व्यय करके पत्र पत्रिकाएं मंगा देने से कार्य सिद्धि नहीं होती है। इसके लिए विद्यार्थियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना होता है। विद्यार्थियों की प्राय पढ़ने में रुचि नहीं होती। ऐसे में एक अध्यापक का कर्तव्य बनता है कि वह विद्यार्थियों को कक्षा में ही ऐसी पत्रिकाएं ले जाकर दिखाए जिससे उनका ज्ञान बढ़े और छात्रों की रुचि पुस्तकों की ओर जागृत हो सके। पुस्तकों के चयन में भी अत्यंत सावधानी और बुद्धिमत्ता की जरूरत होती है, क्योंकि महत्वहीन और समयहंता पत्रिकाओं की दुनिया में कमी नहीं है। कहा भी है, अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या स्वल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत् सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा क्षीरम एवं बुंध्यात्। पत्र पत्रिकाएं ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को ज्ञानवर्धन के साथ साथ अपने पाठ्यक्रम की विषय सामग्री को समझने और स्पष्ट करने में सहायक हो, ज्ञान विज्ञान की बातों से भरपूर हो, रोचक हो, उनमें अनेक चित्रों और डायग्राम आदि से विषय को स्पष्ट बनाया गया हो, रंगीन और आकर्षक कवर पृष्ठ हो,
जिससे बच्चे सहज ही उनकी ओर आकर्षित हों। ये सब जानकारियों का उपयोग करने से छात्रों का ज्ञान अत्यंत वृद्धिगत हो सकता है। इसके अलावा कुछ प्रमुख ग्रंथों के अनुच्छेद यहाँ दे रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूरी है। इन्हें पढ़कर और समझकर ही इनका सारांश लिखा जा सकता है। अपठित गद्यांश के कुछ उदाहरण हैं। अपठित गद्यांश से हमारा जरा गौर से सुनिएगा। प्रत्येक संप्रदाय के लोग अपने अपने धर्म और अपनी अपनी संस्कृति के अनुकूल जीवन यापन करने में स्वतंत्र हैं। राष्ट्र किसी धर्म और संस्कृति में बाधक नहीं है और न एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के धर्म और संस्कृति में बाधक होना चाहिए। धर्म एकता का द्योतक है, उसे पार्थक्य का साधन नहीं बनना चाहिए। जो संप्रदाय अपने धर्म का आदर चाहता है उसको दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। सब धर्म मूल में एक ही है और वे मनुष्य के साथ सद्व्यवहार सिखाते हैं। ईश्वर किसी विशेष धर्म या जाति का नहीं, सर्वव्यापक किसी एक संप्रदाय में सीमित नहीं हो सकता। इसलिए कबीर और गांधी जैसे उदारचेता महात्माओं ने राम और रहीम की एकता मानी है। अब हम कह रहे हैं कि प्रश्न बन गया हमारा, उपरोक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। तो इसमें क्या आएगा, इसका शीर्षक हो जाएगा धार्मिक एकता। दूसरा प्रश्न बनता है, उपरोक्त गद्यांश को समझकर इसका सारांश लगभग 30 शब्दों में लिखिए। तो इसका सारांश बनेगा, राष्ट्र एवं धर्म दो चीजें हैं। राष्ट्र एवं धर्म दो चीजें हैं। सभी नागरिक स्वतंत्रता पूर्वक स्वधर्म का पालन कर सकते हैं। धर्म बांटता नहीं, जोड़ता है। हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। एक ही ईश्वर सभी मानवों का है, यही शिक्षा कबीर व गांधी ने हमें दी है। ये था इसका सारांश। दूसरा हमारा पैराग्राफ है, पर्यावरण प्रदूषण परमात्माकृत नहीं अपितु मानवकृत है। जो उसने प्रगति के नाम पर किए गए आविष्कारों द्वारा निर्मित किया है। आज जल वायु सभी कुछ प्रदूषित हो चुका है। शोर, धुआं, अवांछनीय गैसों का मिश्रण एक गंभीर समस्या बन चुका है। यह संपूर्ण मानवता के लिए एक खुली चुनौती है और एक समस्या है जो संपूर्ण मानवता के जीवन और मरण से संबंधित है। इसके समक्ष मानवता बौनी बन चुकी है। अब हम कह रहे हैं कि इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक बताइए। तो हो गया पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। तो क्या शीर्षक बना, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। और दूसरा प्रश्न उसी तरह से बनता है, उपरोक्त गद्यांश को समझकर इसका सारांश लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो इसका सारांश बनेगा, पर्यावरण को मानव द्वारा प्रदूषित किया गया है और वही उसके बुरे परिणाम भी भुगत रहा है। यह समस्या इतनी बढ़ गई है कि अब इससे निकल पाना अत्यधिक कठिन हो गया है। यह विनाश की ओर ले जाती है। ये था इसका सारांश। एक और देख लीजिए, एक पैराग्राफ और देखिए, सफलता और चरितार्थता में अंतर है। मनुष्य मरणास्त्रों के संचयन से, बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को पा सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्व निर्धारित आत्म का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। इससे वही प्रश्न बनता है, उपरोक्त गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका शीर्षक क्या बना, बहुत आसान है, सफलता और चरितार्थता। अब फिर दूसरा प्रश्न बना कि इसका 30 शब्दों में सारांश लिखिए। सारांश इसका, सफलता और चरितार्थता में बहुत अंतर है। सफलता में औचित्य का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है, जबकि चरितार्थता में नैतिक गुण ही आधार है। जीवन में सफलता का नहीं, चरितार्थता का महत्व है। ये था इसका सारांश। एक और पैराग्राफ देखिए, आज मानव जाति ऐसे चौराहे पर खड़ी है जहाँ से वह चाहे तो उस मार्ग को चुन सकती है जो विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय से बनने वाली
दुनिया की ओर ले जाता है, और चाहे तो वह ऐसे रास्ते पर जा सकती है जहाँ संपूर्ण मानव अपने से ही टकराकर चूर हो जाएगा। हमें कौन सा रास्ता चुनना है, ये सोचने में हम जितनी देर लगाएंगे उतना ही संकट बढ़ता जाएगा। यह निश्चित है कि यदि मनुष्य अपने को परमाणु अस्त्रों के भंवर में फंसने से बचा सका, तो आज उसने अपने प्रयत्नों से ऐसी वैज्ञानिक उपलब्धियां प्राप्त कर ली हैं जिनके कारण वह शीघ्र ही विराट विश्व का नागरिक बन सकता है। तो वही प्रश्न बना हमारा कि इसका शीर्षक लिखिए, उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उचित शीर्षक आप समझ रहे होंगे, परमाणु अस्त्र विज्ञान और आध्यात्म। अब बात आ गई वही सारांश की। प्रश्न नंबर 2 बनता है, सारांश लिखिए। मनुष्य आध्यात्म एवं विज्ञान के समन्वित मार्ग पर चलकर ही विराट विश्व का नागरिक बन प्रगति पथ पर अग्रसर हो सकता है। उसे विध्वंसक निर्माणों को त्याग कर रचनात्मक निर्माण का मार्ग शीघ्र अपना लेना चाहिए। ये था हमारा आज का टॉपिक, और बाकी इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।